तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका उपयोग क्या है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो से पहले मैंने प्रोटीन के बारे में भी डिटेल से उसका वर्णन किया है, उसका वीडियो बनाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप प्रोटीन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो इसकी परिभाषा, रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के बहुलक होते हैं जिनके जल अपघटन से पुनः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। देखिए ये इजी डेफिनेशन है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के ये बहुलक होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के बहुलक होते हैं जिनके जल अपघटन से पुनः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन का। और जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें सैकेराइड भी बोलते हैं। सैकेराइड, सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा, शुगर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं इसके सबसे मेन क्लासिफिकेशन की तरफ। देखिए यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट बना के रखा हूँ उसका एग्जाम्पल के साथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको। मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड है। और दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इसे भी लिख देता हूँ मैं हिंदी में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। पॉली और सैकेराइड, ठीक है। तो इसका ये तीन मेन क्लासेस होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब कई लोग बोलते हैं कि डाइसैकेराइड कहाँ गया, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। देखिए जो नॉर्मली जो छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, लेकिन नहीं, जो मेन है वो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड फिर पॉलीसैकेराइड होता है। और ओलिगोसैकेराइड के अंदर आता है आपका डाइसैकेराइड। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। डाइसैकेराइड को आप अगर यहाँ पे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं और उसके बारे में देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। पहले आप जनरल देख लीजिए कि मोनोसैकेराइड के अंदर ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज आते हैं और ये सब उनका एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो ओलिगोसैकेराइड है उसके अंतर्गत डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आते हैं। और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं। उसके बाद पॉलीसैकेराइड आते हैं। पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड आते हैं। अब होमोपॉलीसैकेराइड में एक स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड आते हैं और एक फूड स्टोरेज आते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सब जो एक एक है उनका मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मोनोसैकेराइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोनोसैकेराइड होता क्या है। तो मोनोसैकेराइड है वो सबसे सरलतम प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का ही बना होता है जिनके जल अपघटन से और सरलतम प्रकार के शर्करा प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए स्पष्ट लिखा है इस डेफिनेशन में, इनके जल अपघटन से और अधिक सरलतम शर्करा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये सबसे छोटे रूप हैं शर्करा के, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो ये है उसके नामकरण का ट्रिक। ये ओजेज या ओज, ये प्रत्यय का यूज होता है किसमें, तो जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं उसके नाम के अंत में ये प्रत्यय लगाकर इसका नाम डिसाइड किया जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले आता है ट्राइओज। ट्राइओज, ट्राइओज
ट्राई मतलब 3, ओज मतलब मैं बताया हूँ मोनोसैकेराइड का प्रत्यय है, मतलब ये जो अणु होंगे उसमें 3 कार्बन होंगे। आप ये लिख देंगे 3 कार्बन होंगे इसमें, इसलिए इसमें ट्राई ओज नाम है इसका। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड। ये ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना भी, मतलब स्ट्रक्चर को याद करना भी बहुत सिंपल है। जो सबका स्ट्रक्चर है उसी प्रकार है, देखिए बताता हूँ। ट्राईओज है, मतलब आपको पता है कार्बन 3 है तो 3 कार्बन लिख दीजिए। फिर पहला जो है वो एल्डिहाइड होगा, HO, फिर यहाँ लिख दीजिए HOH HOH। ठीक है, ये ट्राईओज के लिए है। देख लीजिए ट्राईओज का एग्जाम्पल है ये ग्लिसरैल्डिहाइड का है। अब आपको लग रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है ये बताया हूँ, बेकार बता रहा हूँ, ये नहीं। अब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों बताया हूँ। ठीक है, ट्राईओज तो हो गया, उसका एग्जाम्पल उसमें लिखेंगे आप कि 3 कार्बन होते हैं, उसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं। एग्जाम्पल है ये ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर उसका ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। ठीक है, ट्राईओज के बाद अब देखते हैं टेट्रोज। ये देखिए टेट्रोज मतलब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगी। क्लियर लिखा है, कार्बन 4 होगी। अब इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। एग्जाम्पल देखिए इरिथ्रोज। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप पुराने स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं। देखिए नाम है टेट्रोज, 4 कार्बन है आपको पता है तो 4 कार्बन लिख दीजिए। पहला वाला को आप एल्डिहाइड बना दीजिए और बाकी इस सब में H लिखे यहाँ और इस साइड लिखे OH। ये बन गया इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं डी इरिथ्रोज बोलते हैं क्योंकि H इस साइड है और H इस साइड है, OH इस साइड है, इसलिए इसको डी इरिथ्रोज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसका अगला प्रकार है पेंटोज सुगर। मतलब इसमें 5 कार्बन परमाणु होंगे। अब पेंटोज सुगर का नाम पता ही है आपको, राइबोज डीऑक्सीराइबोज। तो देखिए राइबोज का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, याद करना आपको आसान है, बताया हूँ। ये डी राइबोज है। कैसे? पेंटोज सर्कल है पता है, 5 कार्बन, ये हो जाएगा एल्डिहाइड और इधर सब में इधर रहेगा H और इधर सब में रहेगा OH सब में। ये बन गए स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये इजी है। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हेक्सोज शुगर में आएगा ग्लूकोज। हेक्सोज मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 6 रहेगी। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। अब इनका भी स्ट्रक्चर इजी है, देखिए आप, ये देखिए ये है स्ट्रक्चर। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। पहला वाला को आप एल्डिहाइड बना दीजिए, बाकी इधर सब में H, इधर OH। देख लीजिए स्ट्रक्चर इजी बनाना बता दिया हूँ। इसी तरह अगला है हेप्टोज मतलब उसमें रहेंगे कार्बन 7। उसका उदाहरण क्या है? ग्लूकोहेप्टोज। देखिए उदाहरण ये है, ग्लूकोहेप्टोज है उदाहरण, डी ग्लूकोहेप्टोज। ठीक है, 7 कार्बन है तो 7 बार C लिख दीजिए। फर्स्ट वाला को आप एल्डिहाइड बना दीजिए और बाकी में इस साइड H इस साइड OH लिख दीजिए। और वैसे ही ऑक्टोज भी आ जाएगा जिसमें 8 कार्बन होंगे और उसका भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार बन जाएगा। देखिए तो यहाँ मोनोसैकेराइड का जो टाइप्स हैं वो हो चुका है कंप्लीट। अब बताता हूँ मैं आपको मोनोसैकेराइड के गुण। तो सबसे गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल नेचर, एक केमिकल नेचर, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले भौतिक गुण में देख लेते हैं। भौतिक गुण में आएगा, देखिए पॉइंट से लिख दिया हूँ मैं। सबसे पहले है अवस्था। तो जो मोनोसैकेराइड की अवस्था होती है वो ठोस होती है। उसके बाद इसका रंग, ये रंगहीन होते हैं। गंध, ये गंधहीन होते हैं। विलेयता, ये घुलनशील होते हैं। फोर्थ, विलेयता, ये घुलनशील होते हैं। इनका स्वाद मीठा होता है। और ज्वाला परीक्षण किया जाता है, अर्थात इनको जलाया जाता है तो वाइट कलर का स्मोक उत्पन्न करते हैं, सफ़ेद धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये फिजिकल नेचर हुआ इनका, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इनके केमिकल नेचर की तरफ। तो केमिकल नेचर में बहुत सारे नेचर होते हैं, लेकिन मेनली ये 2 नेचर आप लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई महत्व नहीं है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये मेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके। तो ये मेन गुण है, इसको लिख लीजिए। और सभी जितने भी मोनोसैकेराइड हैं
उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है सिल्वर ऑक्साइड, ये रिएजेंट के साथ, ये याद रखिए आप। और उनका रिडक्शन किया जाता है, सभी जितने भी हैं उनका रिडक्शन किया जाता है इस रिएजेंट के साथ, ये आप याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पहला ऑक्सीडेशन है, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के रूप में वो पहले बताया वो है, इसका सिंपल फार्मूला है ये ग्लूकोज का फ्रक्टोज का, ठीक है। इसमें Ag2O की क्रिया कराए हम लोग, ऑक्सीडेशन में बताया हूँ मैं, यही रहेगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये याद रखिए, जो एल्डिहाइड रहता है वो एसिड में चेंज हो जाता है, बस, और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एल्डिहाइड एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है और इसका Ag2O से क्रिया करें, देखिए इस सेट क्या है ये अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसी से आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए ये ग्लूकोज है, इसका Ag2O है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये CHO है, ये बन जाएगा एसिड, COOH एसिड बन जाएगा, आपको बताया था। उसके बाद बाकी जो है उसको आप सेम लिख दीजिए, CHOH का 4 और यहाँ CH2OH, ठीक है। देखिए अब स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, देखिए देखिए आप वही स्ट्रक्चर है, COOH है ऊपर में, फिर CHOH है 4 टाइम्स और CH2OH, देख लीजिए स्ट्रक्चर आप, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन में किसका यूज़ होगा बोला था मैंने, NaHG और H2O और ये 2H, इनका यूज़ होगा। तो रिडक्शन में होता क्या है, 2 हाइड्रोजन जो एटम्स हैं उनका एडिशन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे। तो कैसे होंगे, अब ये देखिए ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CHO, यहाँ CHOH4 और CH2OH, ये तो है ही। अब इसमें ये जो रिएजेंट आया NaHG और 2H, तो 2H ऐड होगा, तो इसको देखिए नीचे का आपको सेम ही लिखना है, ये नीचे का इतना आपको सेम ही लिखना है, जो 2H है वो उसको इसमें ऐड करना है। कैसे, एक H यहाँ ऐड कर दीजिए, CH2 हो गया, और एक H यहाँ ऐड कर दीजिए, बन गया आपका रिडक्शन का फॉर्मूला, देख लीजिए। ऊपर में भी ये, नीचे में भी ये, और ये यहाँ, तो ये इजी स्टेप आपको बताया मैं। तो यहाँ पे अब हमारा मोनोसैकेराइड ख़त्म हुआ। अब हम आपको ओलिगोसैकेराइड के बारे में बताऊँगा। तो ओलिगोसैकेराइड होता क्या है, तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनके 2 से लेकर 9 ओलिगोसैकेराइड के 2 से लेकर 9 जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनके संयोग से ओलिगोसैकेराइड बनता है। देखिए डेफिनेशन लिखा हूँ मैं, मोनोसैकेराइड के 2 से 9 मॉलिक्यूल्स के ऐड होने से क्या बनता है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, देखिए MO मतलब मोनोसैकेराइड लिखा हूँ, तो मोनोसैकेराइड के 2 से 9 अणु मिलकर जब मिलते हैं तो उनमें से H2O निकल जाता है, और H2O निकलने के बाद जो बाकी बचा वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़ के ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। ये जनरल डिटेल्स थी। अब जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आते हैं, लेकिन डाइसैकेराइड मेन होता है। तो डाइसैकेराइड में देखते हैं, तो डाइसैकेराइड किसको बोलते हैं, 2 मोनोसैकेराइड आपस में जब मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनते हैं, समझ गए आप। 2 मोनोसैकेराइड के संयोग से या संघनन से क्या बनता है, एक डाइसैकेराइड। तो जो ये डाइसैकेराइड बना, जब उनका फिर जल अपघटन कर देंगे तो फिर 2 मोनोसैकेराइड बन जाएगा, ये तो जनरल बात है, ठीक है। तो अब डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये लोग बने किससे हैं, सबसे पहले एक जो किससे बने हैं और इसके जल अपघटन से क्या मिलेगा ये यहाँ लिखा हूँ मैं, उसको देख लीजिए। मैं सिर्फ सुक्रोज का बता दे रहा हूँ आपको।
सुक्रोज है, ये मिलकर बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं। तो मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक डाइसैकेराइड। ठीक है, तो जब इनका जल अपघटन होगा, यहां से क्लियर आपको समझ आएगा। देखिए ये तीर के निशान से जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बना, ये एरो, और सुक्रोज के अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, उसका ये एरो। तो ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह माल्टोज का भी और लैक्टोज का भी आप देख लीजिए, लिख लीजिए, एरो दोनों साइड दे देंगे। अब इन तीनों का पर्टिकुलर एक नाम होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। जो सुक्रोज है उसको गन्ने की शर्करा बोलते हैं। सुक्रोज को क्या, गन्ने की शर्करा बोलते हैं। जो माल्टोज है उसको माल्ट शर्करा बोलते हैं, माल्ट शर्करा। और जो लैक्टोज है वो तो सबको पता है, दूध की शर्करा बोलते हैं इसको। ठीक है, तब इसका एक एक का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। सुक्रोज गन्ने की शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, और जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो जनरल बातें हैं। इसी तरह लैक्टोज का और माल्टोज का भी होगा। लैक्टोज मिलकर बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, जब इनका जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज फिर से मिल जाते हैं। उसी तरह माल्टोज बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, और जल अपघटन से ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाते हैं। तो अब ये कैसे बना, माल्टोज कैसे बना, इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बनता है। तो हम माल्टोज का देख लेते हैं सबसे पहले। माल्टोज कैसे बना ये इतना में आपको दिख रहा होगा। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इतना, ये जो इतना मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज, और ये जो है वो एक ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स जब मिले तो क्या हुआ, देखिए इस पोजीशन पर जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वहां से इस पोजीशन पर H2O बाहर निकला। H2O क्या हुआ, बाहर निकला। तो जब H2O बाहर निकला तो जो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, और इसी के कारण ये बन गया क्या, माल्टोज। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा नोट्स भी है, देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आएगा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। जो मोनोसैकेराइड हैं उनके 9 से अधिक अणुओं के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड के 9 से अधिक अणुओं के मेल से जो यौगिक बनता है उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड है, मो मतलब मोनोसैकेराइड, उसमें एक से एक ही होता है, मोनोसैकेराइड में एक ही होता है। फिर जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें होता है 2 से 9। ठीक है, और जो पॉलीसैकेराइड होता है उसमें होता है 9 से अधिक। ये आप सबसे मेन याद रखेंगे, इससे आपका पूरा जितना ही बता रहा हूँ सब चीज़ बन जाएगा, सबका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। मोनोसैकेराइड में सिंगल एक कोई भी यौगिक होगा, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 और पॉलीसैकेराइड में 9 से अधिक। ठीक है, तो देखिए पॉलीसैकेराइड को हम ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड के नाम से क्वेश्चन आएगा या ग्लाइकेन के नाम से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको यही लिखना है। अब देखिए पॉलीसैकेराइड का भी 2 प्रकार का इसका क्लासीफाई होता है, 2 प्रकार से। पहला है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो नाम से स्पष्ट है, होमो मतलब समान प्रकार के मोनोसैकेराइड रहेंगे और हेटेरो मतलब अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड रहेंगे। ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड फिर 2 में क्लासीफाई होता है। एक स्ट्रक्चरल जो कि जीवों की संरचना का अंग होता है, केराटिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और एक है फूड स्टोरेज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ये आप समझ लिए। अब आपको ये जो चारों लिखा हूँ मैं, केराटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है।
तो जिससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्टार्च का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा आप। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, जो एमाइलोपेक्टिन है उसका ये स्ट्रक्चर दिखा है। ऐसे ही इसको करके इसमें लिख देंगे 10 या 10 से अधिक लिख देंगे तो बनेगा ये क्या, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, कार्बोहाइड्रेट के महत्व बताता हूँ। देखिए, जितने भी प्रकार के हमने क्लासिफिकेशन में जितने भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है उन्हीं के बारे में लिख देंगे तो ये आपका महत्व हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज का महत्व, ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोसोम, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो इनका महत्व भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा समाप्त हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो फैट होते हैं और फैटी एसिड होते हैं, वसा और वसीय अम्ल, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको फैट के बारे में जानना है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।